सभी को सादर नमस्कार। अभी तक हमने स्रोतसों के बारे में विचारों को देखा और स्रोतस किस तरीके से चिकित्सा में अपना अधिकार रखते हैं और कितना ज़्यादा उनका नॉलेज हमारी चिकित्सा के लिए इम्पोर्टेंट है। इन बातों में हमने लगातार चर्चा करी। हमने स्टार्ट किया प्राणव स्रोतस से, फिर उदकव स्रोतस, फिर वो अन्नव स्रोतस, फिर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, साथ ही साथ मूत्र, पुरीश और श्वेत। इन तीनों की अवस्था मतलब कि दोष, धातु, मल, प्राण, उदक और अन्न, इन अवस्थाओं के साथ साथ में हमने ये प्राप्त किया कि इन स्रोतसों जो चैनल्स हैं उनके वजह से बहुत सारी व्याधियां होती हैं और चिकित्सा सिद्धांतों में भी इनकी अत्यधिक आवश्यकता है। लेकिन जब हम इनकी क्लबिंग देखते हैं, क्योंकि जब भी पेशेंट हमारे साथ हमारे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में आता है तो एक एक स्रोतस दृष्टि करके नहीं आता, वो कॉम्बिनेशन में आता है। अगर वो ज्वर के साथ में आया है तो ज्वर और तृष्णा दोनों सेगमेंट्स लेकर आएगा। ऐसी दोनों अवस्थाओं में रसव स्रोतस और उदकव स्रोतस एक साथ दुष्ट होता हुआ मिलेगा। जैसा कल एक एग्जाम्पल भी दिया था कि उदर जो व्याधि है उसमें स्वेद और अंबु ऐसे दोनों स्रोतस एक साथ दुष्ट होते हैं। कुष्ठ व्याधि जिसमें कि रस और रक्तव स्रोतस दोनों एक साथ दुष्ट होते हैं और लक्षण समुच्चय प्राप्त होता है। उसी तरीके से शुक्रव स्रोतस और रसव स्रोतस जो क्लैव्यता अवस्था है, दोनों में रसव स्रोतस में भी और के लक्षणों में भी और क्लैव्यता शुक्रव स्रोतस के लक्षणों में भी प्राप्त होता है। तो ये ऐसे मल्टीपल जोन्स आते हैं, मल्टीपल कंडीशंस आती हैं जिनमें स्रोतस एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप रहते हैं। तो स्रोतसों को किस तरीके से चिकित्सा दृष्टिकोण में देखना चाहिए और कैसे उसे समझना चाहिए, इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि सामान्यतः स्रोतस किन कारणों से दुष्ट होते हैं उनको कॉमनली समझना। अब हमें किसी भी चीज़ को, कोई भी व्याधि को समझना है, चाहे वो XYZ कोई भी हो, चाहे वो ज्वर हो, चाहे वो योनि व्यापद हो, चाहे वो वात रक्त हो या फिर वात व्याधि हो, अनेक अन्य अवस्थाएं हो वात व्याधि की, उन सभी कंडीशंस में स्रोतस कहीं ना कहीं दुष्ट होते हैं। और उन स्रोतसों की जो चिकित्सा है वो हमें अलग अलग तरीके से बताई भी गई है। जैसे कि रसव स्रोतस की चिकित्सा लंघन, रक्तव स्रोतस की चिकित्सा जिस प्रकार से विधि शोणित अध्याय में बताया गया है कि विरेचन, रक्तमोक्षण, इनके माध्यम से हमें करना चाहिए। लेकिन किस तरीके से इन्हें कॉमनली यूज करें और क्लबिंग करें, ये कैसे हमें समझ में आएगा। तो आज का चर्चा का विषय यही है कि स्रोतसों की सामान्य दृष्टि कैसे होती है और जब एक साथ 3 या 4 स्रोतस दुष्ट हों, उन व्याधि के क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हमें पहले क्या करना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए। अर्थात अगर रस और शुक्रव स्रोतस एक साथ दुष्ट हैं तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि रसव स्रोतस की चिकित्सा लंघन बताई गई है और शुक्रव स्रोतस की चिकित्सा में मधुर और तिक्त रसों का सेवन करने के लिए और पंचकर्म का प्रयोग करने के लिए बताया। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। रसव स्रोतस में जो लंघन बताए गए हैं उसमें शोधन प्रकार के लंघन है जो कि पंचकर्म से बहुत कुछ मैच करते हैं, और शुक्रव स्रोतस में जो क्लैव्यता क्रिएट हुई है उसमें भी पंचकर्माणी औषध लेकिन मधुर और तिक्त रसों का सेवन करने के लिए कहा है। तो हमें जब भी लंघन करना होगा तो तिक्त रसों का सेवन करते हुए करना होगा, ये कॉमन फैक्टर है क्लैव्यता की कंडीशन में। और साथ ही साथ जो हमें लंघन करना होगा वो शोधन में वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और निरूपस्थि के माध्यम से करना होगा। ये दोनों कॉमन फैक्टर से हमें ये समझ में आता है कि अगर 2 स्रोतस एक साथ भी दुष्ट हैं तो हम उसके कॉमन फैक्टर से चिकित्सा को शुरू कर सकते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द दोष अवस्था हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि उसके बाद शमन चिकित्सा किस तरीके से लें। ये हुई एक सामान्य बात। लेकिन अब हम ग्रंथाधार देखें, इसको साइंटिफिकली वैलिडेट करें कि रेट्रोगेट साइंस सिस्टम में पहले शास्त्रों ने कहाँ कहाँ पर इसके लिंकअप लिखे हैं। तो उन्होंने लिखा है चरक विमान स्थान अध्याय 5 में, जो बार बार हम लगातार इसका प्रयोग कर रहे हैं सारे स्रोतसों में। स्रोतो विमानी अध्याय कहता है हमें कि चाहे वो कोई भी स्रोतस हो, वो उसकी दुष्टि के कारण क्या है। उसकी दुष्टि के कारण है आहारश्च विहारश्च या स्याद दोष गुणे समः। दोष मतलब कि जो हमारी व्याधियों के मेन घटक हैं वात, पित्त और कफ, इनके जो गुण हैं यानी कि वायु का जो गुण है, रुक्ष है, शीत है, कठिन है, परुष है, ऐसे गुणों की चीज़ें अगर वात में बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए और वैसा ही आहार और वैसे ही विहार लिया जाए तो भी हमारे वो स्रोतसों को ब्लॉक करता है। उसी तरीके से पित्त में, पित्त के तीक्ष्ण, उष्ण, सर गुणों का अगर बहुत ज़्यादा सेवन हो आहार के रूप में या विहार के रूप में तो भी वो हमारे स्रोतसों को खराब करता है और पित्त से लिंक जितने भी स्रोतस होंगे उनमें उसके लक्षण प्राप्त होंगे। उसी तरीके से कफ में भी अगर कफज आहार मतलब कि स्निग्ध आहार
शीत आहार, गुरु आहार का सेवन अगर बार बार पेशेंट करता है और उसी तरीके से विहार का भी सेवन करता है तो आपको वहाँ कफ से लिंक जितने भी स्रोतस हैं वो ब्लॉक होंगे या फिर उनमें दुष्टि आएगी। अब ये सब चीज़ें तो कुछ थ्योरेटिकल सेगमेंट में लगती हैं कि हम कैसे समझें कि गुरु आहार का सेवन किया तो और उनके कारण ये चीज़ हुई। देखिए, आप इसे फिर से सब डिवाइड करेंगे, लेकिन अभी इसको समझिए कि कॉमनली पेशेंट हमारे पास में आता है तो उसमें सारे स्रोतसों के कॉमन फैक्टर क्या हैं। तो हाउ टू डील, जब हमारे पास पेशेंट हमारे सामने आया, सपोज उसकी चिंता एक उसका हेतु हमें मिला, चिंता, शोक और क्रोध, ऐसे 3 हेतुओं के साथ पेशेंट हमारे सामने आया और पेशेंट की कंप्लेंट बहुत सारी हैं। उसे डायबिटिक सिचुएशन भी है, हाइपरटेंसिव सिचुएशन भी है, वेट भी उसका बढ़ चुका है, इनफर्टिलिटी भी उसे क्रिएट हो रही है। इन सारे चीज़ों के साथ वो पेशेंट आया। आपके पास मैक्सिमम पेशेंट एक कंप्लेंट के साथ नहीं आते, मल्टीपल कंप्लेंट्स के साथ आते हैं और उनकी डाइट हिस्ट्री और डिजीज हिस्ट्री में हमें मिलता है कि ये सब कॉमन फैक्टर्स हैं। तो उसी को इजी फॉर्मेट में आचार्य चरक ने अपने विमान स्थान में बोला कि आहार और विहार आपको लिंकअप करना है, क्योंकि ये सामान्य दृष्टि हेतु हैं सारे स्रोतसों के। तो आपको एक आहार की लिंक बनाना है जो कि दोष गुण समय होना चाहिए, मतलब कि आपको एक आहार की लिंक बनाना है जिसपे वातज आहार वो कितने ले रहा है, पित्तज आहार वो कितने ले रहा है और कफज आहार वो कितने ले रहा है। इसकी लिस्ट आपके सामने आएगी इन टर्म्स ऑफ हेतु, कि वो कौन कौन से हेतुओं का सेवन करता है जिसकी वजह से वो वात बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से वो पित्त बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से वो कफ बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो वात, पित्त और कफ की चीज़ें तीनों सेवन कर रहा है और उसमें लक्षण तीनों के ही तीनों हैं, इसका मतलब है वो सन्निपातिक अवस्था है। इसके विपरीत भी सोचिए, अगर वो तीनों का ही तीनों का सेवन करता है, यानी कि वो चना भी खाता है, उसमें भैंस का घी भी डालता है और साथ साथ में पित्त को बढ़ाने के लिए उसमें स्पाइस भी डालता है, ये तीनों के तीनों चीज़ें मिलाकर अगर वो खा रहा है, सपोज एक एग्जाम्पल है डाइट के फॉर्मेट में, तो तीनों के तीन या फिर दोष बढ़ेंगे शरीर में या फिर दोषों की सामान्य अवस्था आएगी। अगर उसमें तीनों ही दोष क्षय अवस्था में थे और आपने उसे खिलाया और वो अपने प्राकृतिक रूप पे आ गए, तब तो वो सामान्य रूप से आएगा। लेकिन अगर इन चीज़ों के खाने के कारण उसको पैरों में दर्द, पेट में जलन और सिर में भारीपन होता है, इसका मतलब है आपका खाया हुआ भैंस का घी भी गलत है, आपका लिया हुआ स्पाइस भी गलत है और आपका लिया हुआ चना भी गलत है। तो ये तीनों हमें आंसर देते हैं कि आहार और विहार, इन तीनों, पहले अभी आहार का एग्जाम्पल हुआ, अब विहार के एग्जाम्पल में देखिए कि वो सुबह एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करता है, साथ ही साथ उसके बाद वो सोता भी दिन में बहुत ज़्यादा है एक्सरसाइज करने के बाद में, और रात में जागता भी है। ये तीनों सेगमेंट जो हैं वो वात, पित्त और कफ तीनों को बढ़ाने वाले हैं। ये विहार है। जो रात में जागना है वो वात का प्रकोप कर रहा है, एक्सरसाइज मॉड्यूल में है, अगर वो बहुत ज़्यादा संतापित हो रहा है ओवर एक्सरसाइज करके तो पित्त का प्रकोप भी कर रहा है, और अगर वो दिन में सो रहा है तो कफ का प्रकोप भी कर रहा है। इन तीनों चीज़ें करने के बाद अगर उसे कोई डिजीज़ नहीं है तब तो उसकी साम्यक अवस्था है, इसमें इन तीनों चीज़ों की कमी थी और उसने तीनों को फॉलो किया और कवर अप कर लिया। इसके विपरीत अगर उसे पैरों में दर्द, बालों का सफ़ेद हो जाना और पूरे करने के बावजूद भी और भी कुछ गुठलियों का हो जाना या फिर कुछ सिस्ट बन जाना, ऐसे लक्षण हैं, तो इसका मतलब है उससे सन्निपातिक अवस्थाएं क्रिएट हो रही हैं। तो हमें अच्छे से ये समझना चाहिए कि जो आपके आहार हैं, जो आपके विहार हैं, इनमें अगर आपने दोषों के समगुण के, मतलब कि जो उनके दोष के गुण हैं, जैसे कि वात का रुक्ष, पित्त का स्निग्ध या फिर तीक्ष्ण और कफ का स्निग्ध और गुरु, ऐसे गुणों की चीज़ों का आहार और विहार में अगर वो सेवन कर रहा है तो वो मल्टीपल स्रोतसों को एक साथ दुष्ट करेगा। वो हमें बस ऐसे रिकॉग्नाइज करना है कि उसमें स्पेसिफिकली जो स्रोतसों के दुष्टि हेतु बताए गए हैं उनमें से वो क्या चीज़ें ले रहा है। पेशेंट हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन लेकर आएगा, हम उसकी डाइट प्लान और उसकी डे टू डे लाइफ हिस्ट्री ले रहे होंगे, जिसमें हमें ये समझ में आ जाएगा कि वो कौन से दोषों की अवस्थाओं का सेवन ज़्यादा करता है। तो इन चीज़ों से हमें उसका ज्ञान होगा। आगे जो लाइन बताई गई है कि सामान्य दृष्टि हेतुओं में उन्होंने कहा है कि धातुओं के जो गुण हैं उनको वैगुण्य करने वाला, मतलब कि जो दोष हैं वो तो धातुओं को ऑब्वियसली खराब करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली धातुओं की दृष्टि के अगर कोई डायरेक्टली ईटियोलॉजिकल फैक्टर वो लेता है, जैसे कि रसवस होता में बताया गया है कि रस धातु की दृष्टि के लिए गुरु, शीत, अति स्निग्ध, अति मात्रम, समशन, ये सब उसके हेतु हैं।
तो ये धातुओं में से रस धातु का हेतु बनेगा। रक्त में विदाही अन्नपानानि स्निग्धानि उष्णानि द्रवाणी च, ये पित्त रक्त धातु का दुष्टि हेतु बनेगा। उसी तरीके से मांस में अभिषंद आहार और देवास्वाप करना, ये उसके कफ का हेतु बनेगा। तो ये जो आपको हेतु मिल रहे हैं ये धातु की वैषम्यता के कारण हैं और ये हमारे सामान्य रूप से स्रोतसों को खराब करते हैं। अगर ये सब स्रोतसों के जो खराब करने वाले हेतु आपको प्राप्त हो रहे हैं तभी ही आपको डिजीज होगी। कोई भी डिजीज अगर आपको हो रही है तो हमें उसकी आहारज हिस्ट्री, विहारज हिस्ट्री और इन स्रोतसों के जो मेन हेतु हैं जिसमें कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इन हेतुओं में से अगर कुछ मैच कर रहा है तो पेशेंट आपके सामने स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन के साथ में आएगा। हम अभी क्या होता है, पेशेंट हमारे सामने आता है, हम उसको हेतुओं के साथ कभी लिंक नहीं करते, हम सिर्फ चिकित्सा के साथ लिंक करते हैं। तो जो ट्राइपॉड हमने बनाया था हेतु, लक्षण और चिकित्सा, उसमें से 2 सेगमेंट तो हम हमेशा फॉलो करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पेशेंट हमारे पास लक्षण समुच्चय के साथ आता है कि अचानक से सर बाल सफ़ेद होने लग गए, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही है और मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा। इस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के सामने आपके सामने पेशेंट आया। अब इसमें हमने जो लॉजिक समझा चरक विमानस्थान अध्याय 5 में कि इसकी आहारज हिस्ट्री, विहारज हिस्ट्री और धातु वैषम्यता की हिस्ट्री हमें लेना चाहिए क्योंकि सामान्य रूप से स्रोतसों की दृष्टि है। अब हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखी आहार के रूप में। अब ये पेशेंट हमारे पास क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ये लेकर आया है कि सर किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, चिड़चिड़ाहट होती है, बाल सफ़ेद हो रहे हैं और मुझे हल्का हल्का भारीपन रहता है। ये लक्षणों के साथ पेशेंट आपके सामने आया था। अब इनके बाद आपने सोचा कि ये कंडीशन तो पहली चीज़ आरुचि की है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, शरीर में भारीपन लगता है, गौरवता की है और साथ ही साथ फीवरिश फील होता है, ज्वर की है। तो आपने एक कैलकुलेशन लगाया कि हाँ ये जो लक्षण हैं ये रसवसोतस के हैं, इसमें डायरेक्टली हम चिकित्सा कर दें। और आप चिकित्सा जो करते हैं उसमें आपने लंघन, आप जानते थे कि चिकित्सा लंघन है और आपने इमीडिएटली तिक्त रस का सेवन करवाना चालू करा और ज्वरग्न कषायों का सेवन करा दिया। हम मैक्सिमम टाइम यही सोचते हैं कि ऐसे ही लक्षण और चिकित्सा करके कंप्लीट कर दे। पेशेंट लक्षणों के साथ हमारे सामने आता है, हम इमीडिएटली चिकित्सा दे देते हैं। लेकिन हमेशा हमें ये सोचना चाहिए, जो कि हम स्किप करते हैं, कि इसके हेतुओं में से कौन से कारक हैं जिन्होंने इसको अरुचि, गौरवता और ज्वर के लक्षण क्रिएट किए। हमें उनको पहले स्किप करना हमारा फर्स्ट मोटिव होना चाहिए, जिसमें कि जैसे अब उसने कहा अरुचि, ज्वर और गौरवता ये लक्षण है उसके, तो हमें ये चेक करना चाहिए कि रसवसोतस में से, उसके धातु वैषम्यता में से उसके कौन से हेतु हैं। तो रसवसोतस के हेतु आपको मिले, धातु वैषम्यता आपको रस की मिली। आपने चेक किया कि रसवसोतस के कौन से हेतु इसमें मैच करेंगे। गुरु शीतम अति स्निग्धम अतिमात्रम समशन, ये उसके मेन हेतु थे। चिंतनम अति चिंतया, या चिंता करना या चिंतन करना। आपने क्लब करके चेक किया तो उसमें मानसिक हेतु चिंता इसमें कॉमनली मिला, जो उसके ज्वर, गौरवता और अरुचि का एक कारण था, और गुरु आहार का सेवन करना उसका दूसरा कारण था। अगर हम सोचिए, अगर इसमें हेतुओं को ना ज्वाइन करें और सिर्फ चिकित्सा करते जाएं कि इससे पाचन होता जाए या दीपन होता जाए, तो क्या आपको कंप्लीट रिजल्ट मिलेंगे? इसका खंडन करते हुए चरक अपने सूत्रस्थान अध्याय 16 में सत्कार्यवाद बताते हुए क्लियर करते हैं कि आपको हमेशा निदान परिवर्जन करना 50% ट्रीटमेंट है, और साथ ही साथ आपको धातु वैषम्यता जो क्रिएट हुई है उसकी चिकित्सा करना 50% ऑफ द ट्रीटमेंट है। तो धातु वैषम्यता में यहाँ रस की जो दृष्टि हुई थी वहाँ पर आप लंघन करके तो 100% रिजल्ट ले पाएंगे, लेकिन रिकरेंस जो होगा वो इमीडिएट होगा क्योंकि आपने उसके हेतुओं को ब्लॉक नहीं किया। सत्कार्यवाद में तो ये बताते ही हैं, साथ में आपको चरक सूत्रस्थान अध्याय 1 में पहले ही चैप्टर में इंडिकेट कर देते हैं कि धातु वैषम्यता की चिकित्सा अगर आप कर रहे हैं तो आपको निदान परिवर्जन करना ही इम्पॉर्टेंट है। और उसी का साइंटिफिक वैलिडेशन चरक विमानस्थान अध्याय 5, चरक सूत्रस्थान अध्याय 28 में वो बार बार करते हैं कि जो हेतु हैं उनको अगर आपने छोड़ दिया तो आप उसकी चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कोई भी स्रोतस हो, आपको पहले हेतुओं को डेफिनेटली चेक करके उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए। जैसे अभी के दौर में लोग कोरोना की बात कर रहे हैं तो उसके जो मेन हेतु हैं वो जिस कॉन्टेक्स्ट से आता है, जैसे चेन बनती है, ये हमारे यहाँ पर अगर हम देखें तो चरक विमानस्थान अध्याय 5 में बोला गया है आहार और विहार।
आहार, अगर आप कंटेमिनेटेड फूड खा रहे हैं तो उसके कारण भी आपको होगा। जो व्यक्ति ऑलरेडी कैरियर है उसके कारण भी आपको होगा। विहार के रूप में अगर आप देखेंगे तो जो कांटेक्ट चेन है या कैरियर व्यक्ति है, अगर आप उसके लगातार कांटेक्ट में हैं तो वो आपको क्रिएट करेगा, तो वहाँ पर दोषों की सामान्यता आ जाएगी और वही दोष आपके बॉडी में धातुओं को विकृत करने लग जाएंगे। अब यहाँ पर धातुओं की विकृति में प्राणवा स्रोतस दुष्ट होगा, और उस प्राणवा स्रोतस में जो हेतु हैं उनमें अगर आप चेक करेंगे तो शयात संधारणात रोक्षात व्यायामात शुद्धितस्य च, इन सेगमेंट्स के साथ साथ में अगर आपने इन जो अभी के जो अनुक्त हेतु हैं उनमें से अगर आपको ये पता है कि वो छूने से फैल रहा है और वो कांटेक्ट आने में से फैल रहा है, तो आपको डेफिनेटली इन हेतुओं को अवॉइड करना चाहिए। उन हेतुओं को अवॉइड करने से आपका 50% काम तो बन जाएगा। अगर उसके बाद भी आपकी धातु वैषम्य, अगर उसके बाद भी आपको लक्षण प्राप्त हो जाते हैं तो आपको हेतुओं को अवॉइड करना इज ऑलवेज नंबर 1। यहाँ पर भी देखिए प्रत्येक व्यक्ति या वैद्य यही गाइडलाइन देता है कि पहले आप क्वारंटाइन हो, निदान परिवर्जन करें, चेन को और आगे ना बढ़ाएं एग्रेसिव रूप से, किसी के कांटेक्ट में ना आए, ये भी एक सेगमेंट है, और किसी को आगे अपने आप को अपने हेतु ना बनाते हुए किसी और को दुष्ट ना करें, ये भी एक सेगमेंट है। अब लक्षण जो उसमें आए हैं जिसमें कि कास है, प्रतिशाय है और ज्वर है, और फिर उसके बाद अन्य अन्य और गंभीर लक्षण भी बताए हैं जिसमें स्पेसिफिक रूप से प्राणवा स्रोतस और बाद में मेदवा स्रोतस में रीनल डिस्फंक्शन, डायरिया, ऐसे मल्टीपल जोन्स क्रिएट होते हैं। तो ये जो बहुत फास्ट लक्षण है उसमें जब हम चिकित्सा भी करेंगे तो हमें चिकित्सा में बार बार ये सोचना चाहिए कि जितनी वायु की गति से ये बढ़ रहा है, यानी कि इसमें वैवाही विकासी चिकित्सा क्रम को ही यूज़ करना चाहिए। तो जो हम वत्सनाभ का प्रयोग करते हैं ज्वर में भी, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं और रसायनों का साथ में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो मेथोडोलॉजी है एक ट्रीटमेंट या विचारधारा सोचने की, इस तरीके से आपको हर व्याधि में, चाहे वो अनुक्त व्याधि हो, चाहे वो आपको नोन व्याधि हो या अननोन व्याधि हो, इन सब में ही पहले आपको हेतुओं को निदान परिवर्जन करके 50% ट्रीट करना चाहिए। फिर उसके चिकित्सा उपक्रम के बारे में सोचना चाहिए कि उसमें युक्ति लगाकर हम क्या चिकित्सा दे सकते हैं। अगर वो गंभीर व्याधि है और फास्ट ग्रोइंग है तो हमें वैवाही विकासी गुणों का के जो औषध द्रव्य हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ उसके आहार और विहार का भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिसमें वात का प्रकोप होता है व्याधियों में और प्राणवायु जैसी चीज़ें दुष्ट होती हैं, वहाँ पर आपको बताया गया है कि श्वास की चिकित्सा करना है। और श्वास की चिकित्सा में क्लियरली मेंशन किया गया है कि आपको सभी प्रकार के ब्रहण का प्रयोग करना है। सर्वेशान ब्रहणम, चरक चिकित्सा श्वास अधिकार श्लोक नंबर 146 में क्लियरली मेंशन है कि अगर श्वास कृच्छता आपको होती है तो वहाँ पर आपको सभी प्रकार का ब्रहण का यूज़ करना चाहिए। अब ब्रहण के जब हम प्रयोग देखते हैं तो उसमें आता है कि सारी प्रकार की धातुएं हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए, सभी प्रकार की धातु को पोषण करने वाला। अब धातुओं की पोषण करने वाला सेगमेंट कहाँ पर आया? वो आया हमारे रसायन अधिकार में, क्योंकि लाभोपयो ही शस्ता नाम रस आदि नाम रसायनम, रस आदि धातुओं में जो प्रशस्त है वो ही हमारे रसायन है। अब उस रसायन में भी हमें सिलेक्ट करना चाहिए कि वातज अवस्था, पित्तज अवस्था और कफज अवस्था के में बेस्ट रसायन कौन से हैं जो तीनों ही दोषों में सप्त धातु पोषक कर रहे हैं। तब हमें व्यक्ति की प्रकृति जानते हुए उसके बेसिस पे रसायन का सिलेक्शन करना चाहिए। लेकिन अगर आप मास स्केल पे काम कर रहे हैं तो ऐसे रसायन जो कि प्रत्येक धातुओं का पोषण करते हो और प्राणवास स्रोतस पे काम कर रहे हो तो उसकी चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, अभी हम सिर्फ इस पैरामीटर को कैसे सोचना है और ग्रंथ में इसके रेफरेंस कहाँ हैं इस पे बात कर रहे हैं। उसके बाद जब चिकित्सा की बात आती है तो प्रत्येक धातु जिस प्रकार से भी दुष्ट है उसका स्पेसिफिक हमें चिकित्सा सूत्र यूज करना चाहिए। जैसे रसव स्रोतस की व्याधियां हैं तो लंघन का प्रयोग करें, रक्तव स्रोतस की व्याधियां हैं तो वहां पर विरेचन और रक्तमोक्षण का प्रयोग करें, मांसव स्रोतस की व्याधियां हैं तो वहां पर संशोधन का, शस्त्र कर्म का, अग्निकर्म का, शार कर्म का प्रयोग करना चाहिए। मेद धातु है तो वहां पर मेद धातु की चिकित्सा अर्थात अति स्थूल की चिकित्सा अष्टोनिंदित अध्याय के हिसाब से करना चाहिए, जिसकी चिकित्सा मूलतः रुक्षण और दीपन है, उसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद में अस्थिवा स्रोतस में जो मूल चिकित्सा बताई है पंचकर्म का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, पंचकर्म और शोधन में फर्क है। मांसवा स्रोतस में जो शोधन बताया गया है वहां पर आपको तीक्ष्ण रूप से शोधनों का प्रयोग करना है, जैसे कि वमन, विरेचन, शिरो विरेचन और निरूब अस्थि। पंचकर्माणी वैशजम का मतलब होता है अस्थिवा स्रोतस में आपको ब्रहण बस्तियों का इस्तेमाल
लेपन बस्तियों का इस्तेमाल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि अस्थि का जो काम है वो धारण करने का है, तब आपको डेफिनेटली उसका प्रयोग करना चाहिए। आपको शीर बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए, पंच प्रसूतिक बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए, चतुर प्रसूतिक बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए, यापन बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। यहाँ पर जो है अनुवासन बस्ती और यापन बस्ती और बल को बढ़ाने वाली बस्तियों का इस्तेमाल ज़्यादातर यूज में लाना चाहिए इन टर्म्स ऑफ पंचकर्म। वहाँ पर वमन और विरेचन भी तीक्ष्ण वामक और तीक्ष्ण विरेचक औषधियों से नहीं करना चाहिए इन द केस ऑफ अस्थि व स्रोतस। यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है। अभी मांस व स्रोतस अगर कोई पेशेंट है तो तीक्ष्ण वामक और तीक्ष्ण विरेचक द्रव्यों से उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अस्थि व स्रोतस है तब आपको लघु, जैसे कि वमन में भी आपको यष्टि मधु या दुग्ध से उसका वमन कराना है, और विरेचन के लिए भी आपको सुख विरेचक जो द्रव्य हैं जैसे कि त्रिवृत है, अमलतास है, उनका प्रयोग करना है अस्थि व स्रोतस में। उसके बाद मज्जा व स्रोतस में मधुर और तिक्त औषधियों का इस्तेमाल करना है और पंचकर्म का प्रयोग करना है। पंचकर्म में मज्जा व स्रोतस में भी तीक्ष्ण वमन और तीक्ष्ण विरेचन के लिए नहीं बताया गया है। शुक्र में भी आपको सौम्य वमन और सौम्य विरेचन का प्रयोग करना है, क्योंकि अस्थि के बाद जितनी भी धातु हैं उनमें वात का प्रकोप ज़्यादा मात्रा में होता है और वो हमारे मर्म स्थानों पे पहुंचने लग जाती हैं। तो उनकी रक्षा करते हुए रसायन के रूप में और मृदु संशोधन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वात की मूल चिकित्सा भी स्नेहन, स्वेदन और मृदु संशोधन बताइए, ना कि तीक्ष्ण संशोधन। इनका प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से लॉजिक हमें यूज करना चाहिए शुक्र तक। हमने अभी तक यही देखा कि जब भी आप चिकित्सा कर रहे हैं तब भी आपका युक्ति विपाश्रय आपके साथ में चलता है और निदान आपके साथ में चलते हैं। अगर आपने निदान को छोड़ दिया तो प्रॉब्लम है। यहाँ पर सवाल शैलेंद्र जी का आ रहा है कि निदानार्थक हेतु एक दूसरे के साथ में संपर्क। जी, एक तरीके से वो हेतु भी बनता है और लक्षणों का भी मेल कारण वही होता है। जो हेतु एक लक्षण क्रिएट करते हैं वो हमारी संप्राप्ति का एक पार्ट होते हैं। आम्लकी रसायन डेफिनेटली यूज किया जा सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा था। आम्लकी रसायन में मूलतः आम्लकी पंचरसात्मक है तो वो रसायन के रूप में डेफिनेटली यूज होगी। वो सारे दोषों में काम करती है, वात पित्त और कफ, तो आप उसमें भी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली इट कैन बी यूज। जो अंत में जो बताया गया है कि अब इनमें जो स्रोतस हैं वो किस प्रकार से दुष्ट होते हैं। अब हम जितने भी स्रोतस हैं, चाहे वो रसवा हो चाहे वो शुक्रवा हो, इनके चार वैरायटी हैं जो जिस प्रकार से उनकी दुष्टि होती है। या फिर वो अति प्रवृत्ति होती है। स्रोतस के मार्ग में अगर आपने कुछ ऐसे हेतु लिए हैं जो ओवर सिक्रीशन क्रिएट करवा दें तो वो अति प्रवृत्ति है। संग मतलब कि वो अवरोधात्मक संप्राप्ति क्रिएट करें और वहाँ पर लोकल वायु, लोकल कफ को ज़्यादा दुष्ट करके अवरोध की संप्राप्ति क्रिएट करते हैं, तो वो वहाँ पर अवरोध या संग की संप्राप्ति क्रिएट करते हैं। चरक मीमांसा अध्याय 5 में बताया अति प्रवृत्ति संगोवा सिराणाम ग्रंथो अपीवा, मतलब कि सिराज ग्रंथियों के बारे में, मतलब कि सिस्ट जैसी कंडीशन क्रिएट करना, ग्रंथि नुमा रचना क्रिएट करना, वो भी एक प्रकार से एक स्रोतसों के दुष्टि लक्षणों में या प्रकार में से एक आया है। अंत में देखें विमार्गमन, अपने स्थान से, जैसे कि वात के स्थान जो बताए गए हैं उन स्थानों को छोड़ के अगर वायु दूसरे स्थान पे जाके उस पर पीड़ा क्रिएट करता है, जैसे पक्वाशय से ना करके वो अमाशय पहुंच जाता है या संधियों में पहुंच जाता है तो संधिगत वात कहलाता है। विमार्गमन होकर अमाशयगत वात कहलाता है। तो जो अगर उसका गामित्व अपने नॉर्मल स्थान से दूसरे स्थान पे हुआ है तो उसका वो विमार्गमन हो गया। और उसकी चिकित्सा भी हमें अकॉर्डिंग टू द स्रोतस दृष्टि करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द दोष करना चाहिए। जैसे अमाशयगत वात की चिकित्सा में षड्धरण चूर्ण का यूज आया है तो ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। तो ये हमें समझ में आता है कि विमार्गमन की संप्राप्ति क्रिएट हुई है, उसमें चिकित्सा में डायरेक्ट करना है। देखिए, अब मैं ज्वर के माध्यम से आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अति प्रवृत्ति जो ज्वर में अगर देखें तो पित्तज और पित्तवातज ज्वरों में अति प्रवृत्ति, रसवा स्रोतस की अति प्रवृत्ति क्रिएट होती है और एक्सेसिव रूप से वो आने लगता है। संगो कफज ज्वर, कफज ज्वर की जो सिचुएशन है उसमें वो अवरोधात्मक संप्राप्ति क्रिएट करता है और उनके कारण ये लक्षण क्रिएट होते हैं। सिराणाम ग्रंथि, वात कफज जो ज्वर है वो उसमें आप देखें तो ग्रंथिनुमा सिराणाम ग्रंथि जैसी संप्राप्ति क्रिएट होती है और वो वहाँ पर इस प्रकार से स्रोतसों की दुष्टि होती है। विमार्गमन, वातज ज्वर और कफ वातज ज्वर में अपने स्थान को छोड़ के वो दूसरे स्थान पे जाता है और वहाँ पर विमार्गमन संप्राप्ति क्रिएट होती है। सो ये चार तरीके से हम संप्राप्तियों को समझते हैं, ये ज्वर के माध्यम से समझाया। एक और सवाल आता है, इफ देयर इज नन
other hetu other than allopathic medicine such as steroid or overdose of antibiotics, डेफिनेटली मैंने आपको कल के भी एक कंडीशन में बताया था कि वैद्यजन्य हेतु होते हैं गलत मेडिसिन का इंटेक करना। अभी हम सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन को एक हेतु मान रहे हैं, आयुर्वेद की मेडिसिन भी इस तरीके से हेतु बन सकती है। कोई व्यक्ति जिसे पित्तज प्रकृति है और आपने ऑलरेडी उसे बहुत ज़्यादा उष्ण मेडिसिन और गुग्गुल का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया है, जो गलत तरीके से लिया भी गया है, और उसमें उसने बहुत ज़्यादा चाय और जो गुग्गुल में अपत्य माने हैं उनका भी सेवन किया है, तो वो गुग्गुल भी एक हेतु बन जाएगा। उसी तरीके से जैसे स्टेरॉइड और ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, तो डेफिनेटली हमें उसके गुणों को वैवाहिक विकासी गुणों के हिसाब से और विष के अनुरूप उसमें देखना चाहिए और उसकी चिकित्सा विष के रूप से ट्रीट करनी चाहिए। अगर पेशेंट का, जैसे भी एक और सवाल आया कि पेशेंट का कई बार आहार और विहार नॉर्मल रहता है और साथ में वो वैद्यजन्य एक हेतु लेकर आता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि स्रोतसों की दृष्टि के लिए आहार और विहार में जो आपने मेडिसिन कही वो भी एक आहार का पोर्शन है। आहार में फिर से आपको डिवाइड करना चाहिए आहार के रूप में और औषधि के रूप में। आहार के रूप में अगर आपने जो चीज़ें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खाते हैं वो, और औषधियों के रूप में अगर आपने हेतु बनाया है तो वो भी आहार के अंतर्गत ही आएगा। संघ और शिराणाम ग्रंथि में क्या डिफरेंस होगा? संघ में कंप्लीट ब्लॉक हो सकता है और तीनों दोषों की एक साथ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। शिराणाम ग्रंथि में वात और कफ की अधिकता ज़्यादा रहती है। दोनों में ही ब्लॉकेज होगा डेफिनेटली, लेकिन एक में सिस्ट नुमा ब्लॉकेज होगा जिसमें उभार भी क्रिएट होगा, और दूसरे में सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट ब्लॉक की सिचुएशन होगी, इसमें उभार या सिस्ट की कंडीशन नहीं क्रिएट होगी। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि अगर आपके हेतु हैं तो वो हेतुओं में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल आयुर्वेद में भी देता हूँ, आपने एलोपैथ के मेडिसिन को एक हेतु माना है, आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे मौके हैं जिसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे वात रक्त की संप्राप्ति को आप देखिए तो वहाँ हेतु में बताया गया है, वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर आपका गलत तरीके से शोधन हुआ है तो वो आपका एक हेतु बन जाएगा। वहाँ पर बोला गया है कि जब आपकी वात रक्त की जब हेतु की आप सूची देखेंगे तो उसमें बोला है कि संशोधन गलत तरीके से अगर होता है तो फिर डेफिनेटली आपका वो हेतु बन जाता है। जैसे कि कई लोग गलत तरीके से वमन करा देते हैं या फिर वो वमन अच्छे से नहीं हो पाता तो पेशेंट को अर्टिकेरिया जैसे सिम्टम या रक्त दुष्टि के लक्षण क्रिएट होने लगते हैं, या फिर उसे ज्वर क्रिएट होने लगता है अगर उसका स्नेहपान ढंग से नहीं हुआ। तो जो मिथ्या कंडीशंस क्रिएट हुई हैं वही हमारी जो मिथ्या सिचुएशन है वही हमारा हेतु है। और धातुओं की दृष्टि करना और दोषों की दृष्टि करने में ये जो वैद्यजन्य संप्राप्तियां हैं वो भी एक तरीके से हेतु ही हैं। जैसे कि आपने कई जगह पे, जैसे वात रक्त की कंडीशन है, कुष्ठ की सिचुएशन है, इनमें अगर आपने पंचकर्म गलत तरीके से दिया है तो वो एक हेतु बनेगा। तो आपको संशोधन, कई बार ऐसे वर्णन आता है हेतुओं में, तो संशोधन गलत तरीके से करना एक बहुत बड़ा हेतु है। अगर आप गृहिणी में देखेंगे तब भी संशोधन एक सेगमेंट आता है। गलत तरीके से जो डाइट आप ले रहे हैं, यानी कि जब आप रक्त दुष्टि देखते हैं और स्किन रैशेस में आप इसकी हिस्ट्री देखते हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं कि एलर्जिक सिचुएशन कॉज ड्यू टू एलोपैथिक मेडिसिन, तो उनमें भी आप देखिए तो लिखा है विदाही अन्न पानानी स्निग्ध उष्णानी द्रवाणी चा। तो विदाही अन्न मतलब कि अगर आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में विधा क्रिएट करता है, इंक्लूडिंग स्टेरॉइड, इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स, तो भी वो आपकी बॉडी में एक रक्त व स्वतः दृष्टि का एक हेतु बन जाता है। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जो उसके गुण हैं इसमें बार बार आपको बोला गया है। देखिए चरक विमान स्थान अध्याय 5 को आप देखेंगे तो आपको जब हेतु देखेंगे इस प्रोतसों के तो आपको क्लियरली मेंशन किया है उन्होंने कि यहाँ पर दोष के सामान्य गुणों जैसे लक्षण होने चाहिए किसी भी आहार का। तो दोषों के सामान्य लक्षण मतलब कि वायु जैसे मिलने हुए, अगर चलता बहुत ज़्यादा है, रुक्षता बहुत ज़्यादा है, तो वैसे कोई भी आहार हो, चाहे वो मेडिसिन ही क्यों ना हो, वो भी आपका वात को प्रकोप करने वाला हेतु बनेगा। उसी तरीके से जो विदाही करने वाला है वो आपके रक्त के दुष्टि का हेतु बनेगा। तो आपको ये समझना है अगर बहुत ज़्यादा हैवी मेडिसिन ले रहे हैं जो कि एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी के शरीर में अगर उष्णता बढ़ा रही है तो वो विधा क्रिएट कर रही है, इसका मतलब है वो रक्त व स्रोतस दृष्टि क्रिएट करेगी। आपको वहाँ पर विरेचन करके उस मेडिसिन में रिजल्ट पा सकते हैं। जब आपको रैशेज होते हैं, अगर आप विरेचन इंडिविजुअली इनिशियली आप पेशेंट को देते हैं और रक्त दुष्टि की जब चिकित्सा करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट मिलते हैं।
सो यूज़ आवर लॉजिक इन एवरी सिचुएशन, हमारी परिभाषा में उसको समझें। अगर हमारी जितनी भी परिभाषाएं दी हैं, विदाही की परिभाषा, स्निग्ध की परिभाषा, उष्ण की परिभाषा, इनको अगर आप गंभीरता से देखते हैं तो आपको कोई भी मॉडर्न टर्म्स की जो सिचुएशन है उनका एनालाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमस्कार करता हूं आप सभी को। आप सभी आयुर्वेद को पालन करते हुए आगे तक पहुंचाएं। जो आज की अवस्था है उसमें आयुर्वेद की प्रत्येक विधा काफ़ी लाभकारी होगी और इस महामारी के दौर में आयुर्वेद हमेशा अपनाते रहें। अपने मित्रों, सहभागियों और सभी को आयुर्वेद अपनाने की सलाह दें, क्योंकि प्रत्येक अनुक्त अवस्था में आयुर्वेद ही समाधान निकालेगा। सादर धन्यवाद, नमस्कार।